नेहा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो, अच्छे हो? सारी टॉपिक्स मेरे देख रहे हो ना, वीडियोस को लगातार देखते रहना। मैं 1 बाय 1 सीरीज करती आ रही हूँ। आपकी सीडीपी की सीरीज़ से चल रहे हैं हम, चैप्टर बाय चैप्टर्स, जो सीटेट के हैं, आपके डीएसएसबी के हैं, जो सिलेबस से अकॉर्डिंग, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, जो आपका बाल केंद्रित शिक्षा है और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ बाल केंद्रित शिक्षण। ठीक, जो कि आपकी ये क्लासेस EMRS और जो आपके सारे एग्ज़ाम्स हैं, ये अलग से टॉपिक आने लगे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। देखो, बाल केंद्रित शिक्षा आजकल के आधुनिक टाइम में, आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी बनाई गई है। ये बनाई गई है सरकार के द्वारा भी, गवर्नमेंट के द्वारा भी, सभी के द्वारा, टीचर्स के द्वारा। आजकल ये पहलू नहीं होता कि टीचर कितना ज्ञानी है या कितना स्मार्ट है या कितना गुणी है या कितना अट्रैक्टिव है, नथिंग। उसमें आजकल ये देखा जाता है कि वो स्टूडेंट को, बच्चे को शिक्षण कैसा दे सकता है, शिक्षण दे के साथ वो बच्चे में कितनी प्रगति कर सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है आजकल। इसीलिए शिक्षण को अलग से, ये शिक्षण बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या मतलब ये है कि जो शिक्षा है हमारी, वो किसको देखकर होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसमें जो भी आपको ऑप्शन दिखेंगे, तो उसमें आपको ये सटीक आंसर दिखना चाहिए ऑप्शन में कि ये बात बच्चे से रिलेटेड है। आज के टाइम में बालक प्रधान है, स्कूल में बालक प्रधान है, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो बालक प्रधान होता है, ना इसमें अध्यापक, ना आपका प्रधानाचार्य, नथिंग। कोई भी आपका मेनली प्रधान नहीं है यहाँ पर, आपका बाल प्रधान है। ठीक है, स्टूडेंट प्रधान है आपका। तो यहाँ पर बाल केंद्रित का तात्पर्य ये होता है कि जो भी शिक्षा होती है वो बच्चे को देखकर, बच्चे की रुचियों को, व्यक्तित्व को, उनके व्यवहार को, सबको देखते हुए शिक्षा को देना होता है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बच्चे के लक्ष्य को, एक बाल केंद्रित शिक्षा आपके व्यक्तिगत शिक्षण भी होती है। क्या होती है? व्यक्तिगत। इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस में आते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षा व्यक्तिगत शिक्षा होती है, क्योंकि वो बच्चे के उसके अनुसार देखा जाता है। देखो, पिछड़े बालक हैं उसके हिसाब से टीचर पढ़ाता है, समावेशी बच्चे होते हैं ना क्लास में, पिछड़े बालक हुए, प्रतिभाशाली बच्चे हुए, मध्यम वर्ग के बच्चे हुए, तो सबको अंदर नज़र रखते हुए सब बच्चों को किस हिसाब से पढ़ाना है, सब बच्चों को बाल केंद्रित करके, बाल को ही, बच्चे को ही, स्टूडेंट को ही देखते हुए शिक्षा प्रदान कराता है टीचर। उसको बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। उसकी रुचि, उसको एग्जाम्पल कैसे समझ में आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, उसकी अभिरुचि, उसके व्यक्तित्व को देखते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए, गुण को देखते हुए उसको हम बाल केंद्रित शिक्षा देते हैं। कोई बात नहीं, जाओ, बाद में आना, जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। हाँ, ठीक, जाओ आप। बहु बाल केंद्रित शिक्षा में फिर उसको एक तरह से डेफिनेशन से भी समझाया गया है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा जीवन की शिक्षण प्रणाली है। जो क्या है? जीवन की शिक्षण प्रणाली है। अतः एक विकसित शिशु से एक विकसित प्रौढ़ बनाने के लिए जो कार्य किया जाता है, उन सभी क्रिया प्रणालियों का समावेश इस शिक्षा में किया जाता है। मैंने बोला जैसे सभी समावेश हो गए, सभी पिछड़े बालक हो गए, प्रतिभाशाली बालक हो गए, आपके अन्य जो मध्यम वर्ग के बालक हो गए, उन सबको समावेश करके जो शिक्षा प्रदान करी जाती है वो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा होती है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए तो कैसी कैसी होनी चाहिए, कुछ उद्देश्य बनाए गए हैं, तो उनको हम एक नज़र में देख लेते हैं। बालक का चहुमुखी विकास करना। तो आजकल शिक्षा कैसी है आपकी? बालक का जो विकास है वो चहुमुखी करना। बच्चा, मेरा बेटा बार बार डिस्टर्ब कर देता है, गेट खोल देता है, वो बंद करने गई थी। बालक का चहुमुखी विकास करना मतलब बच्चे को किताबी ज्ञान से नहीं, आजकल जो शिक्षा है वो आपकी वातावरण से जोड़ी जाती है, आज के एग्जाम्पलों से जोड़ी जाती है। जो आपका मैथ पढ़ाया जाता है वो आपके आगे रूटीन में, कैलकुलेशन में कैसे काम आता है, दुकान पे, बैंक में, सब में इस तरह से शिक्षा दी जाती है। तो वो चारों तरफ की विकास करना होता है बच्चे का। एक शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। तो इसमें जो
शिक्षा है उसके अंदर हस्तपरक गतिविधियां, जो सारी गतिविधियां हैं उनको ध्यान दिया जाता है। ठीक है, हमारे भारतीय शिक्षाविद कौन, हमारे भारतीय शिक्षाविद गिज्जू भाई, गिज्जू भाई की तो जो हमारे भारतीय शिक्षाविद है कौन है, गिज्जू भाई। तो इसमें जो गिज्जू भाई हैं हमारे भारतीय शिक्षाविद, तो इन्होंने क्या करा, ये बाल केंद्रित शिक्षा को समर्थन करा। ठीक है, उन्होंने समर्थन करा, उसके लक्ष्य में इन्होंने अपना एक विद्यालय भी खोला। ठीक है, जिसको मांटेसरी शिक्षा विकसित करने के लिए, तो उसको पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी स्कूल खोला। वो कहाँ पर खोला, स्कूल खोला जिसका नाम था बाल मंदिर। ये क्वेश्चन बनता है कि आपके जो गिज्जू भाई हैं उन्होंने आपकी बाल केंद्रित शिक्षा के लिए कौन सा स्कूल खोला, तो बाल मंदिर। ठीक है, तो क्या है, बाल मंदिर रखा था उसका नाम। ठीक है, फिर इसके आगे आपके जॉन डीवी आए। जॉन डीवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। इनके द्वारा समर्थित लैब विद्यालय, क्या है, लैब विद्यालय। ये क्वेश्चंस यही बनते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वहाँ पे सारा अब एग्जाम्पल थॉट से आते हैं, क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते। तो इन्होंने क्या करा, लैब विद्यालय करा, जिसको हम प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। जो आपके प्रगतिशील उदाहरण होते हैं उसका उदाहरण क्या है, लैब विद्यालय। ये किसने दिया आपके, ये जॉन डीवी ने दिया है आपका। ठीक है, ये भी उद्देश्य, और उद्देश्य क्या है, बाल केंद्रित उद्देश्य पे मैंने लिखे नहीं है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा होता है तो पॉइंट्स सारे आते नहीं हैं, मैंने यहाँ मेन लिखे हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा वो बच्चे की रुचि, अभिरुचि और आपके व्यक्तित्व को देखते हुए भी देखनी चाहिए। ठीक है, जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो बच्चे को क्या करती है, अलग अलग पृथक पृथक करके किसी भी चीज़ को सॉल्यूशन निकालने में आपका उपलब्धियां प्राप्त करती है। ठीक है, फिर जॉन डीवी के अनुसार एक आपकी डेफिनेशन है, परिभाषा है जो कि आपकी हमेशा आ जाती है। ठीक है, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रणाली है। क्या है, शिक्षा एक त्रिध्रुवी, 3 टाइप्स की प्रणाली है जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, आपके शिक्षक आते हैं, बालक आते हैं और एवं पाठ्यक्रम आते हैं। ठीक है, तो आपको ये ऐसे करके भी ना क्वेश्चन पूछा जाए कि जॉन डीवी के अनुसार क्या है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि शिक्षक में वो त्रिध्रुवी प्रणाली कौन कौन सी है जो जॉन डीवी ने दी है। तो वो कौन कौन सी हैं आपको याद रखनी चाहिए, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। ये 3 चीज़ों से ही आपका प्रणाली चलती है। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब पूरी शिक्षा चलती है। देखो उसमें शिक्षक होना जरूरी है, सही बात है, जब शिक्षक नहीं होगा तो बच्चा पढ़ेगा कैसे। अब शिक्षक पढ़ा रहा है तो किसे पढ़ा रहा है, बालक को पढ़ा रहा है। अब पढ़ा क्या रहा है, पाठ्यक्रम को। तो 3 आपके पॉइंट्स होने चाहिए, त्रिध्रुवी प्रणाली इसीलिए बोला गया है। तो क्या है वो आपका शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम आते हैं। ठीक है, तो आज के शिक्षक को केवल शिक्षा एवं शिक्षा पद्धति के बारे में नहीं बल्कि शिक्षार्थी के बारे में भी जानना होता है। मैंने बोला कि टीचर को आज के ये नहीं है कि टीचर आया, एक्सप्लेन करके चला गया और बोला और टॉपिक करके चला गया, स्टूडेंट को समझ में आए या ना आए, या वो दुखी है या कुछ भी है, पिछड़ा बालक है, एक को समझ में आ गया दूसरे को नहीं आया, सबको मद्देनजर रख के शिक्षा देनी होती है आज के ज़माने में। तो यही बोला है कि शिक्षा पद्धति के बारे में ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हो गया बस हमारी शिक्षा हो गई, नहीं, वो बच्चे को आना भी चाहिए। तो क्योंकि आधुनिक शिक्षा विषय प्रधान है, क्या है, विषय प्रधान या अध्यापक प्रधान ना होकर, मैंने बोला ना आज की शिक्षा कैसी है, विषय प्रधान या अध्यापक प्रधान ना होकर बाल केंद्रित है। इसमें से मोटा मोटा आराम से यही क्वेश्चन बनता है बार बार। तो शिक्षा कैसी है आपकी, बाल केंद्रित है। ठीक है, शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक एवं गुणयुक्त है, इस बात का कोई महत्व नहीं है कि शिक्षक में कितनी बनठन क्या रही हो, मैं कितनी स्मार्ट हूँ, नथिंग। जब आपको टॉपिक समझ में आएगा मेरा तो आप मेरे पास भाग भाग कर आएंगे। अगर मेरा नहीं समझ में आएगा, हाँ मान लिया बहुत कुछ स्मार्ट टीचर्स के लोग काफ़ी लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैं स्मार्ट नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, बट आपको मेरा टॉपिक समझ में आएगा तो आप ज़रूर मेरे पास आएंगे, ज़रूर बॉन्डिंग बनाएंगे। और कुछ दिन बाद एक ऐसा भी दिन आएगा कि आप लोग सक्सेस होंगे और बाकायदा हमारी फेस टू फेस मुलाकात भी होगी। ऐसा दिन भी आएगा, आप मैम से मिलने भी आएंगे। ठीक है, तो इसका क्या है, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का
कहाँ तक विकास कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि बच्चे को कितना आगे वो लेके जा सकता है, कितना उसको एक्सप्लेन कर सकता है, कितना उसको अच्छे से समझा सकता है ना। तो ये मेन पॉइंट होता है, ना कि उसके व्यक्तित्व को, ना कि उसके गुण को, ना उसकी सुंदरता को, ना उसके सौंदर्य को, वो सब आपका मैटर नहीं करता है आज की शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा में यही मेन होता है। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं, विशेषता क्या क्या है, क्यों हम बाल केंद्रित शिक्षा करते हैं, तो उसकी विशेषताएं देखते हैं हम। ठीक है, देखो बालकों को समझना, इसका क्या होता है, बाल केंद्रित से हमको क्या होता है, बालकों को समझना। हम बालकों को समझेंगे, कैसे समझेंगे कि कौन सा बालक कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो पिछड़ा बालक है या प्रतिभाशाली बालक है, तो हम उसको क्या करेंगे, बालकों को समझेंगे। जब हम बालकों को, विशेषता ये है कि हम पहले बच्चे को समझें कि वो किस टाइप से समझ में आ रहा है, उनको ब्लैक बोर्ड पे पूरा एक्सप्लेन करने से आ रहा है, या हम किसी भी एक चीज़ को जोड़ रहे हैं, उसको जब समझा रहे हैं। तो सबसे मेन है बालकों को समझना। ठीक है, बच्चे को ही जब हम समझेंगे कि उसकी फीलिंग्स को समझेंगे, उसके आंसर को समझेंगे, उसके क्वेश्चन को समझेंगे, वो जितने क्वेश्चन पुटअप करता है उसको हम आंसर देंगे, तो क्या होता है, बालकों को समझना होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें बालकों को समझना होता है कि वो कैसा है, किस घर से है, किस टाइप से है, मतलब उसको कितना पहले से पता है, उसका रिवीजन लेके ऐसे इस टाइप से हमें बालकों को समझना होता है। ठीक है, फिर आपका विशेषता है शिक्षण विधि। ठीक है, फिर है शिक्षण विधि। तो देखो बच्चों को जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें आपको ये नहीं है कि, मैंने बोला बार बार यही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि शिक्षक को ये मेन नहीं होता कि शिक्षण दे के चला गया। शिक्षक को टीचिंग दे के जाने से मतलब नहीं होता, उसको ये भी मतलब होता है, या फिर सिलेबस से मतलब नहीं होता, पाठ्यक्रम से मतलब नहीं होता, उसकी शिक्षा प्रणाली ख़त्म हो गई, इस बात से भी मैटर नहीं करता। उसे इस बात से मैटर करता है कि वो कितना पढ़ा है और उसको हमें कैसे एक्सप्लेन करना है क्लास में, कैसे बच्चे को बताना है कि ये ए फॉर एप्पल होता है, हमें कैसे समझाना है। तो शिक्षण विधि है उसमें यही एक्सप्लेन करा गया है कि शिक्षण विधि में हमें कैसे समझाना है। जो कि शिक्षण विधि होती है आपकी, वो मनोवैज्ञानिक पर आधारित हैं। ठीक है, तो जो हमारी शिक्षण विधियां हैं वो किस पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक पे, जो कि आपको उसको देखते हुए शिक्षण विधि दी जाती हैं। ठीक है, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए उसके लिए बाल मनोवैज्ञानिक शिक्षक की सहायता करता है। तो हमें क्या सहायता करता है, बाल मनोविज्ञान, साइकोलॉजी हमें सहायता करती है। ठीक है, तो वो बाल मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया जो आपको क्या क्या सिखाता है, बाल मनोविज्ञान आपने सीखने की प्रक्रिया सिखाता है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में, ये एक दो पॉइंट है ना, यही आते हैं क्वेश्चन में। सीखने की प्रक्रिया, विधियों, महत्वपूर्ण कारकों, क्या सिखाता है, महत्वपूर्ण कारकों, लाभदायक और हानिकारक दशाओं, जैसे कि आपको की कोई भी बात है वो कौन सी हानिकारक है, कौन सी आपकी लाभदायक है। जैसे आपने बच्चे को टीच करके बताया कि जेब्रा क्रॉसिंग पे हम गए, हमने जेब्रा क्रॉसिंग नहीं करी, तो हमने स्टॉप नहीं देखा, रेड लाइट नहीं देखी, तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो आपको हानि बता दी, फिर लाभ बताए, एवरीथिंग। ठीक है, और रुकावटों को, सीखने के वक्र से हमें कैसे पता लगता है कि बच्चे में कितना आ गया। जैसे कि मैंने सीखने के वक्र से ही हमने पता करा कि उसका ज़्यादा सीखा, कम सीखा। ठीक है, तथा प्रशिक्षण संक्रमण, ठीक है, प्रशिक्षण संक्रमण आदि विभिन्न तत्वों से परिचित कराता है। मनोविज्ञान हमें इन सब से परिचित कराता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण विधि का प्रयोग में बाल मनोविज्ञान का आधार माना जाता है। तो आपका ये सीधे लाइन में पूछ ली जा सकती है कि बाल जो केंद्रित शिक्षा है उसमें आपका शिक्षण विधि, उसमें आपकी जो शिक्षण विधि है वो किस पर आधार है, वो किस पर आधारित है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, फिर आपकी विशेषता हो जाती है मूल्यांकन और परीक्षण करना। जब देखो हम टीचर हैं, हम शिक्षक हैं, तो हम जैसे कि अब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा दूंगी, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी। शाम की वीडियो हम लोग लाइव, मैंने मंडे से बोला था, अभी तो नहीं, बट इस वाले चैप्टर से हम लाइव आएंगे और आपको मैं जो क्वेश्चंस दूंगी उसमें हम देखेंगे, आपका मूल्यांकन करेंगे, किस बच्चे के कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो देखो जो शिक्षण करना होता है उसके बाद हमें मूल्यांकन भी करना होता है। तो क्या होता है मूल्यांकन और परीक्षण, जब हम किसी बच्चे को जब हम मूल्यांकन करेंगे तो हमें उससे प्राप्त होता है कि वो कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। ठीक है, उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया। अब उसमें हमें क्या करना होता है, निरीक्षण करना होता है
है। निरीक्षण करने के बाद हमें उपचार करना होता है, उपचारात्मक करना होता है हमें कि उसमें हमें क्या, उसको अभी कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है। जब तक हम उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें भी नहीं पता चलेगा कि उसने कितना गेन किया, कितना नहीं किया। प्रशिक्षण हमें करना होता है, ठीक है। वर्तमान बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया है। जो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा है तो वो किस पे दिया गया है, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, जिसको हम CCE कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली है जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। तो आपका जो सिलेबस रखा जाता है सतत कंटिन्यूअस एंड व्यापक मूल्यांकन, इसमें क्या होता है, जो सिलेबस रखा जाता है वो बच्चे के विकास के लिए रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सिलेबस पटक दिया, नहीं, जो बच्चे के विकास में आगे काम आएगा उसको शिक्षण की प्रणाली, ठीक है, मूल्यांकन की प्रणाली के अकॉर्डिंग वो उसमें शामिल किया जाता है सभी पक्षों के विकास में, ठीक है। मूल्यांकन में निरंतरता पर आधारित, जो मूल्यांकन होता है वो कंटिन्यूअस पर आधारित होता है। हमारा मूल्यांकन निरंतरता पर आधारित मतलब जैसे हम एग्ज़ाम लेते हैं 1 by 1, PT1, PT2, फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम, फिर फाइनल एग्ज़ाम, तो वो निरंतरता बनी रहती है हमारी। उसका अर्थ क्या बनता है? मूल्यांकन की नियमितता मतलब ऐसा नहीं कि एक बारी आपने मूल्यांकन कर दिया, असेसमेंट कर दिया, बस हो गया, नहीं। अधिगम अंतरालों का निदान, ठीक है। तो हमने कहा ना कि अंतराल करते हैं, जैसे कि PT1 हो गया, फिर स्टॉप हो गया, फिर उसके बाद दूसरा हो गया, फिर उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो गया, अंतरालों का निदान। सुधारात्मक उपाय का उपयोग, फिर सुधारात्मक उपाय मतलब जब हमने टेस्ट लिए, पहले हम टेस्ट लेते हैं बच्चों के, टेस्ट लेने के बाद हमने देखा कि वो चैप्टर कैसा बच्चों को समझ में आया या नहीं है। जैसे टेस्ट में कम नंबर आए, बच्चों को नहीं समझ में आए, तो उसका हम निदान करते हैं, वो बच्चे को टॉपिक को हम दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। तो इससे सुधार का मूल्यांकन किया जाता है। स्वयं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों और छात्रों के साझ का फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि, जैसे कि बच्चे अपना असेसमेंट खुद करते हैं, खुद भी देखते हैं कि कितना हुआ है ना। मूल्यांकन के लिए अध्यापकों और छात्रों के लिए साझा फीडबैक, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें फीडबैक मिलती है कि हमने कितना, मैंने बताया ना कि हमें पता चलता है बच्चे को कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, तो उससे फीडबैक मिलती है हमें। फिर उसको हम फीडबैक के अकॉर्डिंग चैप्टर को आगे देखते हैं। एग्ज़ाम भी इसीलिए ही लिए जाते हैं, मूल्यांकन भी इसीलिए किए जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत पढ़ लेते हैं हम लोग। बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत, ठीक है। जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसके सिद्धांत देखते हैं हम लोग, जो कि सिद्धांत होते हैं, क्या क्या होते हैं। प्रेरणा का सिद्धांत आपका पहला बनता है, प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा के सिद्धांत में क्या तात्पर्य है? प्रेरणा के सिद्धांत में ये होता है कि जब हम बच्चे को, आपको क्या करना है, उसको मोटिव करना है, प्रेरणा देनी है ताकि वो पढ़ने के लिए एग्री हो। तो मैं उन लोगों की कहानी सुनानी है, अच्छे अच्छे महान पुरुषों की कहानी बतानी है जिससे वो आकर्षित हो। हमें स्पीच देनी है, हमें एग्जाम्पल देने हैं, तो मैं उसकी तरह बनना चाहिए। तो हमें प्रेरणा देनी है, उसको हमें मोटिव करना है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाना है जिससे बच्चा पढ़ने के लिए एग्री हो जाए, प्रेरित करना है, ठीक है। व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, सभी बच्चों का रुचि देखनी चाहिए टॉपिक में, कैसा रुचि ले रहा है, नहीं ले रहा है। अभी व्यक्तिगत सभी बच्चों को देखते हुए समावेशी शिक्षा रखनी चाहिए, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत हर बच्चे का। ऐसा नहीं कि बड़ा प्रतिभाशाली बच्चे सीख गए, नहीं। एक व्यक्तिगत बच्चे की अभिरुचि को हमें देखना होता है कि वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो उसमें बच्चे का ज्ञान होता है, ठीक है। फिर है लोकतांत्रिक सिद्धांत से मतलब बनता है आपका कि जब आप शिक्षा दे रहे हो, क्लास में हो, आप अपने कक्ष में हो, कक्ष में हो, वहाँ पे आप शिक्षक आप शिक्षण दे रहा है बालक को, तो वो जो शिक्षा है आपकी कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक शिक्षा होनी चाहिए। लोकतंत्र से मतलब है कि आप किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करेंगे कि यहाँ पे किसी VIP का बच्चा बैठा है, किसी नेता का बच्चा बैठा है, किसी अफसर का बच्चा बैठा है, तो आप उसी को प्रेजेंट दे रहे हैं, उसी को रेस्पॉन्स दे रहे हैं, दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। VIP के को उसी से आप बोल रहे हैं कि तुझे समझ में आ गया, नहीं आ गया, उसी से बार बार क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो, नहीं। सभी बच्चे आपके लिए बराबर होने चाहिए, यही आपका लोकतांत्रिक सिद्धांत है। सभी बच्चों से कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं, वो आपका
समान दृष्टिकोण से सभी छात्रों को देखना चाहिए। ठीक है। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, कौन सा सर्वांगीण विकास का सिद्धांत? सर्वांगीण मतलब सारा जो है आपका बालक का विकास को देखते हुए आपका शिक्षण विधियां बनाई जाती हैं। बालक में उसके सभी पक्षों को देखा जाता है, जैसे कि सामाजिक है, सांस्कृतिक है, चारित्रिक है, खेल है, नेतृत्व है, विकसित करने पर बल देना चाहिए। हमें ये नहीं है कि हम किताबी शिक्षा दे दिए और बस यही। इसीलिए देखो ये जो आपका, इसीलिए सारे गेम्स होते हैं, बच्चों को गेम्स के अकॉर्डिंग सिखाते हैं, लैब होती है, एक्सपेरिमेंट होते हैं, मतलब उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए उसको। हम आजकल तो हम एग्जाम्पल से बाहर वातावरण से रिलेट कराते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, आपका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ओनली मानसिक नहीं, उसका शारीरिक भी होना चाहिए। योगा कराते हैं, एक्सरसाइज भी अलग से पर्सनल होता है, पीटी का स्पोर्ट्स डे होता है, सब कुछ मतलब हमें ध्यान में रखना चाहिए। खेल है, उसके नेतृत्व है, जैसे हम इसे प्रोग्राम, बीच में प्रोग्राम्स होते हैं, नेतृत्व से रूल्स होते हैं, वैल्यूज़ होती है। ठीक है। और सांस्कृतिक को देखते हुए हमें बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है। ठीक है। फिर है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत में हमें क्या होता है, बालकों की योग्यता के अनुरूप ही विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। ठीक है। बालकों की मानसिक दशा का भी शिक्षण दौरान ध्यान रखना चाहिए, शिक्षण का ध्यान रखना चाहिए। जब हम शिक्षण दे रहे हैं तो इतने जैसे छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, हमें उसकी थिंकिंग को समझना चाहिए, मानसिक दशा को समझना चाहिए कि वो कितने पर्पस से समझ सकता है, कितने नहीं समझ सकता है। जैसे आपने छोटे के बच्चा ले लिया, आप उसको किताब से पढ़ाए जा रहे हो, वो समझ जाए जा रहे हो, आप उसको मानसिक दशा नहीं देख रहे हो, उसकी कितनी छोटी सी समझने की बुद्धि है, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहे हो आप। जैसे आपने ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया, आप ये पढ़ाने लगे चंद्रमा और सूरज के बारे में, ये क्या बोलते हैं आपके चंद्र ग्रहण वगैरह, ये ग्रहण के बारे में पढ़ाने लगे, आपने डायरेक्ट ही एक्सप्लेन कर दिया तो बच्चे को कुछ नहीं समझ में आएगा। आप उसकी मानसिक दशा के अकॉर्डिंग उसको शिक्षण प्रणाली को रखते हैं, चयन करते हैं कि कैसा शिक्षण इस छोटे बच्चे के लिए इतना होना चाहिए, इतना ही पॉइंट्स होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें चयन किया सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है। फिर आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत में वही बात आ गई इसमें, जो व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत में बोले तो आपका जो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, जो पर्सनैलिटी है अलग अलग बच्चे की पर्सनैलिटी अलग है, उसका हमें उसको देखते हुए हमें ज्ञान देना चाहिए, हमें सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता देखनी चाहिए कि ये बच्चा ऐसा है, ये पिछड़े वर्ग का है, या ये आपका प्रतिभाशाली है, ये या ज़्यादा मध्यम वर्ग का है, तो उसको देखते हुए हमें सब कुछ पढ़ाना चाहिए, शिक्षा देखनी चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत है कि जब हम शिक्षा दे रहे हैं, जब हम बच्चे को समझा रहे हैं, जब हम शिक्षण दे रहे हैं, तो बच्चे को हमें देखना चाहिए कि बच्चा सिर्फ मेंटली ही उसमें एक्टिव है या पूरा परवश है, पूरा क्रियाशील है। हमें पूरा उसको एक्टिव रखना है, बीच बीच में क्वेश्चंस पूछने हैं, बीच बीच में हमें उसे बीच बीच में हमें उसे आकर्षित करना है, बीच बीच में प्रेरित करना है, क्रियाशील रखना है। ये नहीं है कि बच्चा बोर हो गया, टॉपिक में नहीं पढ़ रहा है, तो उसको हमें क्रियाशील रखना है। क्रियाशील हम कैसे रखते हैं, बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप करते हैं, बीच तो उसका मानसिक के साथ उसकी सोचने की शक्ति भी बढ़ती है। हमने क्वेश्चन करा, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में बनाया, तो अलग अलग सोचने की दशा बनती है। जैसे क्रियाशील रखने का ज्ञान प्रदान किया जाता है, जैसे कि आप छात्रों के हाथ, पैर तथा मस्तिष्क सब क्रियाशील हो जाते हैं। जैसे कि आप लैब में ले जाते हो, बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराते हो, तो उनका हाथ भी चलता है, पैर भी चलता है, दिमाग भी चलता है। ठीक है। मैथ्स में आपने एकदम से क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसने वो क्रियाशील रहने चाहिए, एक्टिव रहने चाहिए। तो ये होता है आपका क्रियाशील का सिद्धांत। आज था ये बाल केंद्रित सिद्धांत हो गए हमारे। आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, यहीं वीडियो हमारी ख़त्म होती है। नेक्स्ट आगे का इसका पार्ट हम पार्ट आगे लाएंगे, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का पार्ट 2 लेकर आएंगे। ऐसे ही हमारी इस चैप्टर की अलग अलग वीडियोस चलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती, क्या आप लोग लाइक नहीं करते? प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़रूर लाइक करें। जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।